लालू परिवार में शुरू हुई इस कलह की इनसाइड स्टोरी क्या है? तेजस्वी और रोहिणी के बीच बात कहां बिगड़ी? क्या सच में रोहिणी पर चप्पलें फेंकी गईं? क्या तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल किया जा रहा है या ये सब उनके कहने और चाहने पर हो रहा है? आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। बताएंगे कि रोहिणी ने जिन संजय यादव और रमीज नेमत पर पार्टी और परिवार को बर्बाद करने के आरोप लगाए वो असल में है कौन? तेजस्वी यादव के इनर सर्कल का हिस्सा कैसे बने और नौबत यहाँ तक कैसे आई कि रोहिणी आचार्य को मीडिया के सामने रोना पड़ा? इस पूरे घटनाक्रम में लालू यादव की भूमिका क्या है और तेजस्वी यादव अभी तक चुप क्यों हैं? करारी हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या आरोप लगा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। उनके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश। एनडीए की सरकार गठन की तैयारियां कहां तक पहुंची? मंत्रिमंडल का क्या फॉर्मूला होगा और नीतीश कुमार की कैबिनेट में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। बात मदीना के पास हुए बस हादसे की भी, जिसमें 42 भारतीयों की मौत विदेशी धरती पर हुई। जानेंगे इसके अलावा 23 महीने जेल में बिताकर बाहर निकले आजम खान 55 दिन के भीतर वापस जेल क्यों चले गए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। सीधे पटना चलते हैं और विजुअल्स में बात करते हैं। दिन 14 नवंबर, मौका बिहार विधानसभा 2025 की रिजल्ट वाला दिन और जगह पटना स्थित लालू राबड़ी आवास। और शाम का वक्त, राबड़ी आवास के बाहर अंधेरा घिरता जा रहा था और अंदर तूफान की आहट। 20 साल बाद भी सत्ता हासिल करने की सारी उम्मीदें राख हो चुकी थी। घर में सब थे, लालू, राबड़ी, मीसा, रोहिणी, रागिनी और तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत खान भी मौजूद थे। सबके मन में एक ही सवाल, इतनी बड़ी हार कैसे हुई? लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बात की शुरुआत रागिनी ने की, तभी अचानक लालू और राबड़ी की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य भी गुस्से में बोली, हार की वजह साफ है, गलत फैसले हुए और इसका जिम्मेदार कौन है सब जानते हैं। रोहिणी का इतना कहना था कि माहौल गर्म हो गया। रोहिणी ने सीधे सीधे तेजस्वी और उनके सहयोगियों पर जिम्मेदारी डाली और तेजस्वी के ऊपर ही ये जिम्मेदारी आनी थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पार्टी और परिवार की बागडोर उन्हें बहुत पहले दे चुके थे। रोहिणी ये सब बोलकर एक पल को चुप हुई थी। दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आई। जानकारों के मुताबिक रोहिणी को अपमानित किया गया। कहा गया कि लालू परिवार से अब उनका कोई वास्ता नहीं है। जो किडनी उन्होंने अपने पिता को दी, स्वार्थ के चलते दी, बदले में टिकट और पैसे लिए। हार की जिम्मेदारी भी रोहिणी पर डाली गई और उन्हें घर छोड़ने को भी कह दिया गया। जानकारों के मुताबिक जब ये सब हो रहा था तब लालू, राबड़ी और मीसा सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर 14 नवंबर की रात बीत गई। 15 नवंबर की दोपहर करीब 3 बजे रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। 15 नवंबर की शाम रोहिणी आचार्य अपना बैग उठाकर पटना एयरपोर्ट निकल गई। वहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी का भी नाम लिया, चप्पल से मारे जाने का जिक्र किया। सुनिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी की इन प्रतिक्रियाओं ने हलचल पैदा कर दी। परिवार के भीतर की लड़ाई जो अब तक दबी छिपी थी खुलकर सामने आ गई। वो पटना से दिल्ली पहुंची और फिर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी बात रखी। अगले दिन यानी 16 नवंबर को उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया का रुख किया और आरोप लगाया कि उनसे उनका मायका छुड़वा दिया गया। अपने पिता को उन्होंने अपनी किडनी दी और इसके लिए ससुराल के लोगों से पूछा तक नहीं, अपने पति से भी सलाह नहीं ली। रोते हुए रोहिणी एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई। पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। ताज़ा अपडेट ये है कि रोहिणी आचार्य की राबड़ी आवास छोड़ने के बाद 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी
दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। अभी मुश्किल से 10 दिन बीते जब बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दिन तेजस्वी यादव ने सपरिवार वोटिंग की तस्वीर डाली थी, जिसमें रोहिणी तेजस्वी के बगल में खड़ी नजर आ रही थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी अपने भाई पर हो रहे राजनीतिक हमलों की ढाल बनकर खड़ी नजर आई। जब जब विपक्षियों ने हर घर सरकारी नौकरी वाले वादे पर सवाल उठाए, तब तब रोहिणी बोली, मेरे भाई का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जब नीतीश चाचा के साथ थे तब 5 लाख नौकरियां दिलाई थी। पर ऐसा भी नहीं कि सब ठीक था। तेज प्रताप वाला घटनाक्रम सबको पता है। इधर सितंबर से ही रोहिणी और तेजस्वी में अनबन की खबरें आने लगी। वजह तेजस्वी यादव के इनर सर्कल को बताया गया, खासकर संजय यादव और रमीज नेमत खान। इन दोनों की कहानी पर आएंगे, पर पहले जरा इस पोस्ट पर नजर डालिए। 18 सितंबर को रोहिणी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की। ये पोस्ट आलोक कुमार नाम के एक आरजेडी समर्थक की थी, जिसमें एक गाड़ी की तस्वीर थी जिसमें संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे नजर आ रहे थे। कैप्शन लिखा था, पूरे बिहार के साथ साथ हम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी जी को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह कोई और बैठे ये हमें कतई मंजूर नहीं। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है तो अलग बात है। रोहिणी ने इस पोस्ट को शेयर किया और फिर बिना कुछ लिखे संदेश दे दिया। इसके बाद से लालू परिवार में खटपट की खबरें और तेज हो गई। तेज प्रताप लगातार संजय यादव पर बिना नाम और कई किस्म के नाम लेकर भी निशाना साध रहे थे। उन्हें बार बार जयचंद कह रहे थे। रोहिणी ने 19 सितंबर को अपने एक्स हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू राबड़ी सहित परिवार के सदस्य को अनफॉलो किया। उन्हीं रोहिणी ने जो अपनी पार्टी और परिवार के लिए लगातार सोशल मीडिया पर बैटिंग करती थी। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच खबरें तैरी की टिकट बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी और उनके इनर सर्कल की चली। सारण, जहां से रोहिणी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, वहां पर भी टिकट बंटवारे में उनकी सलाह नहीं ली गई। खबरें ये भी कि लालू यादव ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तेजस्वी और उनके साथियों ने फैसले लिए, लालू ने बस सलाहकार की भूमिका निभाई। खबरें ये भी आई कि तेज प्रताप के लिए एक सीट छोड़ देने की बात कही गई थी, पर इस पर भी तेजस्वी नहीं माने और तब तेज प्रताप अपनी दादी की तस्वीर लेकर नॉमिनेशन के लिए रवाना हुए। बातें ये भी हुई कि इस नई अप्रोच के चलते आरजेडी के कई पुराने नेता भी अपने आप को किनारे महसूस कर रहे थे और सबने इसके लिए संजय यादव और रमीज नेमत खान को जिम्मेदार ठहराया। कहा तो ये भी जाने लगा कि संजय और रमीज की मंजूरी के बिना तेजस्वी से कोई बात भी नहीं कर सकता था। और आखिर में ये सवाल कि ये दोनों हैं कौन? शॉर्ट में कहें तो दोनों तेजस्वी यादव के करीबी हैं। पिछले वर्ष जब आरजेडी ने अपने जाने पहचाने चेहरे मनोज झा को फिर से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया, तो उनके साथ एक और नाम जोड़ा गया, संजय यादव का। संजय यादव का कद कितना बड़ा है, अंदाजा इस बात से लगाइए कि नॉमिनेशन में लालू राबड़ी और तेजस्वी पहुंचे थे और तब भी लालू परिवार और आरजेडी के भीतर से विरोध की आवाजें उठी थी। विरोध करने वालों ने कहा कि ये कल के आए व्यक्ति जो कभी बिहार के थे भी नहीं, अब सब कुछ बन बैठे हैं। चर्चाएं ये भी चली कि पार्टी ने एक प्रोमिनेंट मुस्लिम फेस को, जो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, राज्यसभा का वायदा किया था, लेकिन एन नॉमिनेशन के दिन उनसे कहा गया आप लोकसभा लड़ लीजिएगा और बाद में उनको लोकसभा से पहले ही विधान परिषद में भेज दिया गया। बहरहाल तेजस्वी, संजय और रमीज की कहानी कोई आज की नहीं है। इसके तार तेजस्वी के क्रिकेटर वाले दिनों तक जाते हैं। विस्तार से बात करते हैं। पहले संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ से आते हैं, कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तेजस्वी के संपर्क में 2012 में आए। कहा जाता है कि तेजस्वी और संजय की मुलाकात कभी लालू यादव के करीबी रहे राम कृपाल यादव ने करवाई थी, जो अब दानापुर से विधायक हैं और इसके पहले सांसद रहे पाटलिपुत्रा से। साल 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए, तब तेजस्वी ने क्रिकेट छोड़कर पूरी तरह राजनीति में पैर जमाने का फैसला किया। पटना लौट आए, अपने दोस्त संजय को भी बुला लिया। संजय ने दोस्त के कहने पर मल्टीनेशनल IT कंपनी की नौकरी छोड़ी। इसके बाद की कहानी हमने पूछी इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह से। वो बताते हैं कि तेजस्वी को समाजवादी राजनीति से जुड़ी किताबें पढ़ने की बात कहना हो, देश के शीर्ष नेताओं के भाषण दिखाने सुनाए जाने हो, या फिर जमीन पर रहकर बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश, संजय इन सब में अग्रणी थे। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस आरजेडी की, उसमें भी उन्होंने बदलाव किया और एक आक्रामकता लेकर आए। 2015 और उसके बाद के चुनाव में आरजेडी के लिए रणनीति तैयार करने में संजय की भूमिका उत्तरोत्तर अहम होती गई। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। आरोप लगाने वाले कहते हैं कि संजय ने तेजस्वी को ब्लैकमेल कर रखा है। तेजस्वी और संजय की दोस्ती तब की है जब राजद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। उसे 2010 के चुनाव में सिर्फ 22 सीटें आई थी और तेजस्वी का भी IPL का कैरियर बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा था। तो उस वक्त दोनों दोस्त हुए और इस बुरे दौर से निकालने में तेजस्वी को, राजद को संजय ने बड़ी मदद की, क्योंकि 2015 के चुनाव में राजद को अच्छी सीटें आई और तेजस्वी धीरे धीरे अपने पिता के इकलौते वारिस की तरह राजद में स्थापित होने लगे। कहा जाता है कि परिवार के दूसरे सदस्यों के मुकाबले तेजस्वी को बढ़त इसलिए भी मिली क्योंकि संजय ने तेजस्वी की काफी मदद की। इसलिए तेजस्वी संजय पर भरोसा करते हैं और हर काम संजय के हिसाब से ही करते हैं। संजय उनके लगातार करीब आ रहे हैं
और वो राजनीतिक और पारिवारिक फैसले में भी उनकी मदद करते हैं और उनको राय देते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे संजय और उनके लोगों ने, मित्रों ने तेजस्वी को चारों तरफ से घेर लिया है और वो उन्हें आम कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं देते हैं। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी तेजस्वी से उस तरह से नहीं मिलने वो देते हैं, तय करते हैं किनसे वो मिलें, किनसे नहीं मिले, किनको इंटरव्यू दें, किनको नहीं दें। और इंटरव्यू के वक्त भी कई बार वो तेजस्वी के बगल में बैठते हैं, लगातार उनके साथ रहते हैं। तो ये जो इस तरह से उन्होंने घेरा है, इससे वो पार्टी के शीर्ष नेताओं तक से वो कटते जा रहे हैं। ये तेजस्वी के करियर में नुकसानदेह शायद होने वाला है। इसी आशय की बात लालू प्रसाद यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई और पूर्व में सांसद रहे सुभाष यादव ने भी एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कही, यही कि संजय यादव तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब रमीज नेमत खान की बात। इनका वास्ता उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से, यहाँ से 2 बार सांसद रहे रिजवान जहीर के दामाद हैं। तेजस्वी से जान पहचान क्रिकेटिंग के दिनों में हुई। दोनों एक ही ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते थे, एक ही टीम से खेले भी। जब 2015 में तेजस्वी ने खुद को राजनीति में स्थापित किया, तब रमीज का भी पटना आना जाना बढ़ गया। 2018 आते आते रमीज तेजस्वी यादव की सोशल मीडिया टीम का भी हिस्सा हो गए। उनकी एक और पहचान है, बलरामपुर में ही तुलसीपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या का उन पर आरोप है। रमीज की पत्नी जेबा भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं। 2017 में उन्होंने तुलसीपुर विधानसभा से, यूपी की बलरामपुर की विधानसभा है, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2022 में वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और दोनों बार दूसरे नंबर पर रही। अब जब सपा अध्यक्ष बिहार में रैलियां करने पहुंचे तो कोऑर्डिनेशन का काम भी रमीज को ही दिया गया, अखिलेश यादव की रैलियों का। कई बार हेलीकॉप्टर में वो तेजस्वी के साथ भी नजर आए। कहने वालों के मुताबिक रमीज की आधिकारिक जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर है, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिकाओं का विस्तार किया। तेजस्वी के इनर सर्कल में संजय के बाद नंबर 2 बन बैठे और ये बात रोहिणी के साथ साथ परिवार के दूसरे सदस्यों को भी खटकी। संजय और रमीज के अलावा तेजस्वी के इनर सर्कल में 4 और लोग हैं, सुनील सिंह, इंजीनियर सुनील, अदनान और शक्ति सिंह यादव। इनकी भूमिका और परिवार के भीतर मची उथल पुथल पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर पंकज झा। रमीज से तेजस्वी की दोस्ती सबसे पुरानी है और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि रमीज के कहने पर ही संजय को राज्यसभा भेजा गया। इसके अलावा किचन कैबिनेट में और भी कई नाम और चेहरे हैं जिनके बारे में छन छन कर अब जानकारी सामने आने लगी है जब से रोहिणी आचार्य ने रमीज का जिक्र किया है। जैसे अदनान है, अदनान को संजय यादव ही लेकर आए हैं और हाल के दिनों में जो चुनाव हुआ था, चुनाव प्रचार रहा, उसकी सारी कमान अगर देखें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो वो संभाल रहे थे अदनान। संजय यादव अपने साले सुमित यादव को ले आए। परिवार के अलावा वो यहाँ रहते थे पटना में, उनके जो 1 पोलो रोड का घर है, सरकारी बंगला, वहाँ पर। और सुमित यादव को उन्होंने तेजस्वी का पीए बना दिया। मतलब एक तरीके से ये जो पूरी टीम है, तेजस्वी यादव पर कब्जा इन्हीं की पूरी टीम का था। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि MLC हैं और RJD पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, पुराने नेता रहे हैं, सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं RJD में। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उन्होंने एक बात कही थी, वो भी नाराज़ बताए जाते हैं इस पूरी टीम से, और उन्होंने कहा था ये जो हार हुई है इतनी बड़ी, इसकी समीक्षा सिर्फ बिहार के नेता ही करें। जब उन्होंने ये बात कही तो बिहार के नेता मतलब चूँकि संजय यादव हरियाणा से हैं और उनको बैठक में नहीं होना चाहिए, तो 2 पारियों में समीक्षा बैठक हुई। एक में जो चुनकर विधायक आए हैं और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं, और एक बैठक जो हुई संगठन की बैठक हुई, और दोनों ही तेजस्वी यादव के घर पर हुई और जिसमें तेजस्वी यादव को आम सहमति से विधायक दल का नेता चुना गया। पर ख़ास बात ये भी रही कि बैठक में भले ही संजय यादव नहीं थे, लेकिन वहाँ जो भी विधायक आए सबसे पहले वो तेजस्वी यादव को उन्होंने बुके दिया और उसके बाद दूसरा बुके भी अपने साथ लेकर आए थे, वो संजय यादव के लिए ही था। मतलब कहने के लिए ऑप्टिक्स में संजय यादव नहीं है, लेकिन अब भी पीछे से ताकत संजय यादव ही बने हुए हैं। ये थी पूरी कहानी। अभी तक तेजस्वी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारों के मुताबिक वो वक्त की नज़ाकत समझ रहे हैं। पहला फोकस है इतनी बड़ी हार के बाद पार्टी का मनोबल चकनाचूर ना हो। कुछ बैठकें प्रस्तावित हैं जहाँ सबको बुलाया जाएगा, बात की जाएगी, भीतरी कलह पर भी चर्चा होगी। इन सबसे इतर RJD के सोशल मीडिया वॉरियर उन सब लोगों पर हमला करने में जुटे हैं जो लालू यादव के परिवार की इस आंतरिक कलह पर बात कर रहे हैं या फिर अपने नतीजों को डिफेंड करने पर लगे हैं। उधर NDA, उसके नेता हमलावर हैं। राजनीति इसी का नाम है, जब जहां मौका मिले भुनाने लगो। इसी क्रम में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो परिवार नहीं संभाल पाते वो राज्य क्या संभालेंगे। हालांकि चिराग पासवान और NDA के दूसरे नेताओं ने इस डेवलपमेंट पर कुछ सधी हुई प्रतिक्रिया दी। सबको सुनते हैं। अब देखो, या तो उनके परिवार का आंतरिक मामला है, इसमें हम क्या टिप्पणी करें, लेकिन अब इस तरह की स्थिति
उनके घर में पैदा हुई है, उसके जिम्मेवार तो वही लोग हैं, खुद ही जिम्मेवार हैं। और जनता देख रही है चीजों को, जिसके परिवार की स्थिति को परिवार के लोग ही नहीं संभाल पा रहे हो, बिहार की जनता की क्या सेवा करेंगे। और इसलिए जनता ने जो रिजेक्ट किया उनको, उसमें कई कारणों में से एक बड़ा कारण यह भी है। देखिए, मैं कतई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा भी परिवार है। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। वो समय दूर नहीं है जब मैं भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरा था। घर में, परिवार में जब तनाव होता है तो वो आपको कितना विचलित, कितना परेशान करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। और ख़ास तौर पर उम्र के इस दौर में जिसमें आदरणीय लालू जी हैं, स्वास्थ्य के इस पड़ाव में जिसमें वो हैं, ऐसे में पारिवारिक कलह स्वाभाविक है, उनको काफ़ी परेशान, विचलित करता होगा। मैं बस इतनी प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक कलह सुलझ जाए। मेरे भी भाई बहन हैं ये सब। आरजेडी की बात हो रही तो जिक्र महागठबंधन में उसके सहयोगी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का। बिहार के बाद समीक्षाओं का दौर चल रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव को अनफेयर बता चुके हैं। अब इसी लाइन पर बाकी नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आई। लिस्ट में ताजा नाम दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम, एक ही जमाने के कद्दावर नेता। दिग्विजय सिंह ने बिहार चुनाव के परिणामों की तुलना उत्तरी कोरिया, रूस और चीन से की। कहा कि वोट सिर्फ एक ही पार्टी को गए, बताता है कि चुनाव अनफेयर था। उन्होंने आयोग पर भी सवाल उठाए। पी चिदम्बरम ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा, शीर्षक मतदान जिम्मेदारियों का अंत नहीं है। लिखा कि बिहार में तमाम तरह की दुश्वारियों के बाद भी जनता ने बदलाव के लिए वोट नहीं किया। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी चिदम्बरम ने सवाल उठाए। आयोग की भूमिका पर सवाल बिहार में कांग्रेस CLP लीडर शकील अहमद ने उठाए। एक इंटरव्यू में बोले कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने लोगों के बैंक खातों को पैसों से भर दिया। जीविका दीदी एनडीए की कार्डर बन बैठी। वोटिंग के दिन लोगों को मैसेज दिखाए गए कि उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं और चुनाव आयोग चुप रहा। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि शकील खुद अपना चुनाव हार गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी चुनाव हार गए। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में अब इतनी भी शर्म नहीं बची कि वो चुनाव परिणाम को विनम्रता से स्वीकारे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सिर्फ और सिर्फ अपने राजकुमार राहुल गांधी को बचा रहे हैं। अब बात एनडीए खेमे की। भारी भरकम जीत से उत्साहित खेमा नई सरकार गठन की तैयारियों में जुटा है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में सरकार का गठन 20 या 21 नवंबर तक हो सकता है। इसके लिए कैबिनेट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। पिछली एनडीए सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके हिस्से से 22 विधायक मंत्री थे। जेडीयू के 12 विधायकों को मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। दोनों के बराबर मंत्री हो सकते हैं। सीएम तो नीतीश कुमार होंगे। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से 2 मंत्रियों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को भी एक एक पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को लेकर चीजें अभी साफ नहीं। चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी पर आरोप लगे, इसके चलते उनका नाम कुछ पीछे गया। हालांकि तारापुर से उनकी जीत और पीएम मोदी की विक्ट्री स्पीच में उनके नाम के जिक्र ने सम्राट को कुछ राहत पहुंचाई। विजय सेना का भी नाम लिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि इतने भर से दोनों आश्वस्त न हो जाएं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का क्या होगा, इस पर भी स्थिति कुछ दिन में साफ होगी। आज नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की, मंत्रिपरिषद समेत इस्तीफा सौंपा, नई सरकार बनाने की दावेदारी भी की। उन सब की तस्वीरें भी सामने आई। आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष के बारे में बताया, सत्ता पक्ष के बारे में बताया, लेकिन एक तीसरा पक्ष है, उसका क्या? जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। उनकी तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया, सार्वजनिक प्रतिक्रिया हार को लेकर नहीं आई है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने जरूर सत्तारूढ़ दल पर गड़बड़ियों का ठीकरा फोड़ा और फ्रीबीज की बात की, लेकिन सबको प्रशांत किशोर के बयान का इंतजार है। ये आज की बड़ी खबर है। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। इस्लाम के पवित्र स्थल मदीना के पास एक बस हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई। इसमें 42 भारतीय हैं, ज़्यादातर तेलंगाना के हैदराबाद से। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे हुआ, जब मक्का से मदीना जा रही बस मुफरिहात इलाके में एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार कि कई लोग मौके पर ही मारे गए। 46 लोग थे कुल, सिर्फ एक की जान बच पाई। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घटना पर दुख जताया। पीएम बोले, पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दूतावास लगातार सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। तेलंगाना सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया, जिससे परिजन अपने परिवारों की जानकारी ले सकें। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। बोले, हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया गया है और जानकारियां रियाद में दूतावास में शेयर की गई हैं। मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में
जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए। सभी यात्री सऊदी अरब उम्रा करने गए थे। ये हज के बाद दूसरी सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर विश्वनाथ सी सजनार के मुताबिक कुल 54 लोगों ने 9 नवंबर को उड़ान भरी थी हैदराबाद से सऊदी अरब के शहर जेद्दा तक की। वहां से धार्मिक यात्रा करके 23 नवंबर को वापसी का प्लान था, लेकिन 17 नवंबर को इनमें से 4 लोग कार से मदीना निकल गए जबकि 4 अन्य मक्का में रुक गए। मृतकों के परिजनों का भी बयान आया, सरकार से मदद की गुहार लगाई। कुल मिला के 18 लोग हैं, उसमें हम चाहते हैं कि ये इसमें कब से कब गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमको ये इस पर फुल इंक्वायरी होना चाहिए। उस पर क्या हादसा हुआ, ये क्या हुआ, ये हमको तो पता नहीं, मगर ये एजेंसी ट्रैवल एजेंसी जो भी है उस पर इंक्वायरी होना चाहिए और सक्सेसर उनको सज़ा मिलना चाहिए। 9 तारीख को निकले वो लोग, 9 तारीख को जाके उम्रा करके मदीने की तरफ बस से जा रहे थे। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस को आग लग गई, जिसमें से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वो आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फ़ोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शोएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे, तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं, हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट के हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया। मक्का मदीना के रास्ते हुआ ये पहला बस हादसा नहीं, इससे पहले भी दर्जनों लोगों की एक हादसे में मौत हो चुकी है। अक्टूबर 2019 की बात है, मदीना के पास एक बस भारी गाड़ी से टकराई, 35 यात्री मारे गए, ज़्यादातर उम्रा करने गए थे। मार्च 2023 में मक्का जा रही बस ब्रिज पर टकराई, बस में आग लगी, 20 लोग मारे गए, 25 से ज़्यादा घायल हुए थे। बीते कुछ वक्त में तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बस दुर्घटनाओं का शिकार हुई है। वजहें अलग अलग लेकिन चिंताजनक हैं और मौत के आंकड़े बड़े हैं जो सड़क सुरक्षा के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब सुर्खियों की बारी। आपकी स्क्रीन पर 2 दृश्य चल रहे हैं। एक में काला चश्मा लगाए आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आ रहे हैं और दूसरे में रामपुर के जिला कारागार में बेटे के साथ एंटर कर रहे। एक लाइन में कहें तो 23 महीने जेल में बिताकर बाहर निकले आजम खान 55 दिन के भीतर वापस जेल चले गए। इस बार मामला फर्जी पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है। 10 बार के विधायक, 1 बार के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को रामपुर की कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई। दोनों को IPC की धारा 467 यानी कि जालसाजी, 420 यानी कि धोखाधड़ी, 471 यानी जाली दस्तावेज को असली जानते हुए धोखे से इस्तेमाल करना और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। दिसंबर 2019 में भाजपा नेता और अब रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना ने रामपुर के गंज थाने में बाप बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इल्जाम है कि आजम ने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वाले पैन कार्ड बनवाए। रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल्ला पहले जिस पैन कार्ड का इस्तेमाल करते थे उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है। ये उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट में भी दर्ज जानकारी से मेल खाती है। पेन में भी यही दर्ज है और इसी से बैंक अकाउंट खोला, आयकर रिटर्न भरा। मुश्किलें शुरू हुई जब उन्होंने 2017 में रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट से पर्चा भरा। उस वक्त वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं थे। 25 साल की मिनिमम एज वाली क्राइटेरिया पूरी नहीं थी। नॉमिनेशन के वक्त उन्होंने बैंक पासबुक में पैन नंबर बदला। इस पैन कार्ड में उनका डेट ऑफ बर्थ 30 सितंबर 1990 दिखाया गया। अब्दुल्ला 2017 का विधानसभा जीत गए, करीब 51% वोट मिले। सामने बसपा चुनाव लड़े थे नवाब काजिम अली खान। उन्होंने नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने का आरोप लगाया। मामले की जांच हुई, साफ था कि अब्दुल्ला ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 में अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया। सदस्यता चली गई। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो दोबारा लड़े, फिर जीते, लेकिन सरकारी कार्यों में बाधा डालने के मुकदमे उन्हें फिर सजा हुई और उनकी सदस्यता रद्द हो गई। दूसरी सुर्खी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी है। NIA ने इस आत्मघाती हमला बताया। घटना के 6 दिन बाद किसी सुरक्षा एजेंसी की ओर से ये पहली पुष्टि है। NIA को एक और कामयाबी मिली, उसने आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर ने डॉक्टर उमर और नबी को सेफ हाउस उपलब्ध कराया था। आमिर पर ID बनाने में मदद का भी आरोप है। ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर है। उसे आज NIA की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा है।
वहीं दिल्ली ब्लास्ट की जांच में कुछ नई जानकारियां भी सामने आई। इंडिया टुडे के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर उमर एक शू बॉम्बर था। उसने अपने जूते में छिपाए खतरनाक विस्फोटक TATP से हमले को अंजाम दिया। केमिस्ट्री की भाषा में इसे ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड कहते हैं। इसे खतरनाक विस्फोटक माना जाता है। इसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मामूली रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती का एक बयान भी सामने आया, जिसे कई लोगों ने विवादित कहा। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि लाल किले पर हुआ विस्फोट जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता दिखाता है। हर चीज के लिए PSA, हर चीज के लिए UAPA, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। बयान का कांग्रेस नेता ने समर्थन किया, जबकि बीजेपी की तरफ से आलोचना हुई। मुफ्ती जी वो जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर हमेशा उनके ऊपर अन्याय करती रही है। वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है, इसका एक काम ये, और 307 वो भी हटाने की बात हुई, वो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं, ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा, नहीं किया होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि सरकार ने इस तरह से एक समाज के खिलाफ हमेशा वातावरण करना बिल्कुल गलत बात है। सरकार ने डायलॉग करना चाहिए, हमेशा बातचीत करनी चाहिए और सारे समाज को साथ में लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती आतंक की घटना को पर जश्न मना रही है। वो इस तरह से बयान दे रही हैं कि कश्मीर से वो धमाका अब लाल किले के गेट पे पहुंच गया। वो क्या कहना चाहती? जो आतंकी इसमें शामिल हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और कार्रवाई सब पे हो रही है। दुख की बात यह है कि महबूबा मुफ्ती को जहां लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि पढ़े लिखे लोग इस तरह के रास्ते पे न जाएं, ये चिंता का विषय है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मुस्लिम उलमाओं को आगे आकर लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि जिस तरह आतंकियों की साजिश के में शामिल हो रहे हैं पढ़े लिखे लोग, ये दुखद है। लेकिन महबूबा मुफ्ती उसको भी कश्मीर के आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जो बहुत दुखद है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है ललन टॉप अड्डा। ललन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।